नमस्कार, खबर तो समझिए में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। सरकार की कोशिशों और लोगों के प्रयासों का असर बिहार में अब दिखने लगा है। पिछले 5 दिनों में राज्य में कोरोना के मामलों में कमी आई है और बीते 24 घंटे में नए मामले 10,000 के आसपास पहुंच गए हैं और रिकवरी रेट भी बढ़कर 80% के पार चला गया है। बिहार में लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। राज्य में लगातार तीसरे दिन कोरोना मरीजों के आंकड़ों में कमी आई है। शनिवार तक कोरोना का जो आंकड़ा 15,000 के करीब था, वो रविवार को घटकर 12,000 के नीचे पहुंच गया। बीते 24 घंटों में बिहार में कोरोना के 11,259 नए मरीज मिले हैं। पटना में बीते 24 घंटों में 1,646 नए मरीज मिले हैं। औरंगाबाद में 592, समस्तीपुर में 574, बेगूसराय में 565 और पूर्वी चंपारण में 451 नए मरीज मिले हैं। जबकि बिहार में बीते 24 घंटों में कोरोना से 67 मरीजों की जान गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,10,804 हो गई है। बिहार में 24 घंटे में 13,364 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस तरह बिहार का कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 80.71% हो गया है। झारखंड में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटती दिख रही है। झारखंड में पिछले 6 दिनों के बाद 5,000 से कम संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। रविवार को राज्य में 4,159 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं 6,461 मरीज ठीक भी हुए। पिछले 24 घंटे में झारखंड में 97 संक्रमितों की मौत हुई है। इनमें रांची में 43 संक्रमितों की मौत हुई। राज्य में बीते 24 घंटे में 759 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं 1,103 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। रांची में 6 मई को 1,235 नए केस मिले थे, जिसके बाद इसमें लगातार कमी आ रही है। आंकड़ों में गिरावट के साथ ही राज्य में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 58,806 तक पहुंच गई है। हाल के दिनों में यहां हर दिन 100 से अधिक संख्या में कोरोना मरीजों की मौत हो रही थी, लेकिन मौत के मामलों में रविवार को राहत मिलती दिखी। रविवार को राज्य में 97 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। यहाँ 16 दिनों के बाद 100 से कम संख्या में कोरोना मरीजों की मौत हुई है। इससे पहले यहाँ 23 अप्रैल को 63 मरीजों की मौत हुई थी, जिसके बाद लगातार 100 से अधिक मरीजों की मौत हर दिन हो रही थी। और अब इस खबर को समझिए कि कैसे पिछले 5 दिनों में आंकड़े धीरे धीरे बेहतर हुए हैं। 6 मई को 15,126 मरीज मिले थे, वहीं 13,364 मरीज ठीक हो गए, जबकि रिकवरी रेट 78.65% रहा। 7 मई को 13,466 मरीज मिले, जबकि ठीक होने वाले मरीज रहे 13,489 और रिकवरी रेट 79.16% रहा। 8 मई को 12,948 मरीज मिले, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या रही 14,962 और वहीं रिकवरी रेट 89.97% रहा। 9 मई को 11,259 मरीज मिले, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 13,364 रही और वहीं रिकवरी रेट 80.71% रहा। 10 मई को 10,174 मरीज मिले। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आंकड़ा कितना सही है और कैसे कोरोना में जो है ब्रेक लगने की कोशिश जो है किसी तरीके से लॉकडाउन के तरीके से किया जा रहा था। जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद से कोरोना के संक्रमण में थोड़ी बहुत रोक जरूर लगी है। बढ़ते अगली खबर की ओर और बात करते हैं। प्रशासन के तमाम अपील के बाद भी कई लोग कोरोना संक्रमितों के शवों को नदी में फेंक रहे हैं। बक्सर की गंगा नदी में पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई मामले देखे गए और इस लापरवाही से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। कोरोना के इस दौर में अमानवीयता की कई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कहीं किसी के मरने के बाद उसके अपने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दे रहे हैं, तो कहीं शवों को यूं ही नदी में बहा दिया जा रहा है। बक्सर में गंगा नदी में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा दिख रहा है। बक्सर किले के पीछे गंगा नदी में कई शव इन दिनों तैरते नजर आ रहे हैं। इनमें कई अधजले शव भी होते हैं और कई तो यूं ही नदी में फेंक दिए जाते हैं। बीते कुछ दिनों से गंगा नदी में ये शव बहते हुए नजर आ रहे हैं। इस वजह से स्थानीय निवासियों को खासी परेशानी हो रही है। कहाँ से सब लाश आता है? ये सब आता है, अब ये बता नहीं सकते हैं सर कहाँ से आता है। हम लोग तो कपड़ा धोने वाले हैं। लेकिन कई दिन से लाश फेंका जा रहा है? 15-20 दिन हो ही गया। क्या देखते हैं? देखने सब लगा हुआ है। क्या देखते हैं आप लोग? आता है बकर लग जाता है, महकता रहता है।
कोई देखने वाला नहीं रहता है। लोग नाव से भी फेंक रहा है, लोग ले करके। नाव से नहीं फेंकेगा, अब सब फेंकता है, उधर आदमी आता है तो दबा देता है, आता नहीं है सब। शवों की नदी में फेंके जाने पर डॉक्टरों ने भी खतरे की आशंका जताई है। उनका कहना है कि ऐसे में महामारी के बढ़ने का खतरा है। गंगा नदी में शवों की संख्या में इजाफे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि शवों को नदी में ना फेंकें। मैं अपील करना चाहूँगी कि अगर कोई ऐसे हैं जो असहाय हैं, सबको पूरी तरीके से उसका निष्पादन करने में असमर्थ हैं, गवर्नमेंट राज्य सरकार के द्वारा भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि उन लोगों को कोविड पॉजिटिव जितने भी पेशेंट्स हैं उन लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा लकड़ी का व्यवस्था करा के उनका अंतिम संस्कार कराया जाएगा। तो वैसे लोग इस तरीके से लाश को गंगा में ना बहाएं, क्योंकि गंगा भी दूषित हो रहा है। इस तरह गंगा नदी में शवों को फेंकने से प्रदूषण और संक्रमण बढ़ने का खतरा है। एहतियातन प्रशासन ने बक्सर शमशान घाट पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए रेट चार्ट निर्धारित कर दिया है। अति निर्धन लोगों के लिए मुफ्त में शवों का अंतिम संस्कार करने का प्रावधान किया गया है। और चलिए अब इस खबर के मायने को भी समझते हैं कि आखिर क्यों शव को नदी में नहीं फेंकना चाहिए। शव नदी में फेंकने से संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ सकता है और ये बहकर दूर तक पहुंच सकता है। कोरोना संक्रमण शवों की पूरी तरह जलाना बेहतर उपाय है। प्रशासन ने अति निर्धनों के लिए भी मुफ्त दाह संस्कार का इंतजाम कर दिया है और शवों के सड़ने से नदी में प्रदूषण बढ़ेगा और नदी में अगर प्रदूषण बढ़ता है तो वो पानी कहीं और अगर गया तो वहां से संक्रमण उस तरफ भी जा सकता है। तो ऐसे में शवों को नदी में नहीं फेंकना है बल्कि उसका अंतिम संस्कार करना है और अगर इसमें कोई दिक्कत है तो जिला प्रशासन आपकी मदद करेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर और बात कोरोना की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और मौतों पर लगाम लगाने के लिए फिलहाल एकमात्र उपाय वैक्सीन है, लेकिन बोकारो से टीकाकरण में लापरवाही की हैरान करने वाली खबर आ रही है। यहां 45 साल से अधिक उम्र के करीब 3 लाख लोगों ने अब तक वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लिया है, जबकि प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण से लोगों को बचने के लिए अधिक से अधिक टीकाकरण में भाग लेने की अपील की जा रही है, लेकिन बोकारो में लोग कोरोना के टीके का फर्स्ट डोज लेने के बाद सेकेंड डोज लेने में लापरवाही बरत रहे हैं। हाल ये है कि बोकारो जिले में 45 वर्ष से अधिक उम्र के 3 लाख लोगों ने अभी तक सेकेंड डोज नहीं लिया है। ये स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बन गया है। बोकारो के सिविल सर्जन ने लोगों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द आकर सेकेंड डोज लें ताकि कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगाई जा सके। फर्स्ट डोज लेने के बाद सेकेंड डोज नहीं लिए हैं वो अविलंब आ जाए और इसके लिए हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं। हम लोग इंडिविजुअली उनको मोबाइल से कॉल करके उनकी स्थिति जान रहे हैं कि अगर नहीं लिए हैं तो वो आके लें। इसके अलावा SMS भी किया जा रहा है, फिर भी अगर सहयोग नहीं कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। 5+ में जो है 3 लाख के लगभग लोग हैं जो कि अभी तक बाकी है, तो इसीलिए उन लोगों से तो यही अपील होगा कि जल्द से जल्द सेकेंड डोज ले लें ताकि आप भी सुरक्षित, समाज भी सुरक्षित। एक तरह का मानसिक स्टेटस है कि चलो हमको कुछ नहीं होगा, हम ऐसे ही सेफ है, एक ले लिए तो मेरा काम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल लोगों से यही अपील रहेगा कि सेकेंड डोज आकर जरूर से जरूर ले लें ताकि वो आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हो सके। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर और इसकी बढ़ती रफ्तार से पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। तमाम कोशिशों और लॉकडाउन के बाद भी रफ्तार पर थोड़ी ही लगाम लगाई जा सकी है। इस बीच एक्सपर्ट्स ने तीसरी लहर की भी चेतावनी दे दी है। दूसरी लहर में ही लोगों को ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रही है। अगर तीसरी लहर आई तो हालात और भयावह हो सकते हैं। ऐसे में वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। इसके जरिए इसकी रफ्तार पर लगाम लगाई जा सकती है। सरकार और प्रशासन बार बार लोगों से वैक्सीन लेने की अपील कर रही है ताकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाकर कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। और
और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब आपको इसके मायने समझाते हैं। फिलहाल वैक्सीन ही एकमात्र बचाव का उपाय है। वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी है। 45 वर्ष से अधिक उम्र के 3 लाख लोगों ने अभी तक वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लिया है। आप इसी से समझ सकते हैं कि पहला डोज लेने के बाद दूसरा डोज लेना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया और वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लेने से वैक्सीनेशन अभियान पर भी असर पड़ रहा है और इसीलिए प्रशासन लगातार लोगों से वैक्सीन लेने की अपील कर रहा है कि आप वैक्सीन का दूसरा डोज जरूर लीजिए, तब जाकर आप कोरोना को मात दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं ऑक्सीजन के कालाबाजारी की। ऑक्सीजन का कालाबाजारी करने वाले लगातार पुलिस प्रशासन को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उनके मंसूबे नाकाम हो रहे हैं। कटिहार में पुलिस टीम ने मुंबई से आने वाली लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन से ऑक्सीजन के 226 सिलेंडर जब्त किए हैं और इसके अलावा पटना में भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना की आफत के बीच कुछ दरिंदे इस मौके का फायदा उठाकर अपनी जेबें भरने से बाज नहीं आ रहे हैं। सरकार लगातार ऑक्सीजन और दवाओं की कालाबाजारी पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोरोना काल के ये गिद्ध हर बार नया रास्ता तलाश लेते हैं। बिहार पुलिस की टीम ने कटिहार में लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन से ऑक्सीजन के 226 सिलेंडर बरामद किए हैं। इन ऑक्सीजन सिलेंडरों को मुंबई से ट्रेन पर लोड किया गया था। जांच कर रहे हैं और प्लस रेलवे के भी लोग हैं, उसके बाद आरपीएफ के भी सभी लोग हैं। हम लोग देख रहे हैं इसमें जो जैसा होगा हम लोग जांच करके उसमें उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेंगे। संख्या तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन अंदाजा सभी लोग बता रहे हैं 200 के लगभग है। तो जांच जारी है। हाँ, ये गिनती करने पर ही स्पष्ट होगा। क्या लगता है? तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक चौंकाने वाला मामला है, जब हर सांस के लिए पूरे देश भर के लोग इसी ऑक्सीजन सिलेंडर पर आसरा लगाए हुए हैं और इस दौर में इस तरह का ऑक्सीजन का अगर कालाबाजारी होने लगे तो ये अपने आप में एक बड़ा चौंकाने वाला सवाल है। कटिहार पहुंचने के बाद इन सिलेंडरों को लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से छोटी गाड़ियों में लोड किया जा रहा था। सूचना मिलने के बाद जब पुलिस की टीम पहुंची तो सिलेंडर लोड करा रहे लोग भाग खड़े हुए। फिलहाल पुलिस ने सिलेंडरों को जब्त कर लिया है और रेलवे पुलिस की मदद से मुंबई से ऑक्सीजन सिलेंडर लाने वालों की पहचान में जुट गई है। इधर पटना में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों पर ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप है। गिरफ्तार लोगों के पास से एटीएम कार्ड और कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। दिल्ली में क्राइम ब्रांच में केस दर्ज किए गए थे और उन्होंने अपने तकनीकी अनुसंधान में पाया कि जो लोग ये फ़ोन कर रहे हैं उनकी लोकेशंस बिहार में है, वेस्ट बंगाल में है और भी कई जगहों पे जो है उनके जो है मिली। तो पुलिस आयुक्त दिल्ली ने हमारे पुलिस महानिदेशक बिहार से संपर्क किया और उनसे जो है इसमें अनुरोध किया इसमें कोऑपरेशन का। उनकी टीम यहाँ पर आई, यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई के माध्यम से उनको सहयोग दिया गया और कल ये 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। और अब इस खबर के मायने आपको समझाते हैं। लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस में ऑक्सीजन सिलेंडर मिला है। पुलिस ने लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से 226 ऑक्सीजन सिलेंडर को जब्त किया है। मुंबई से ये सिलेंडर लोड किए गए थे और ये ऑक्सीजन सिलेंडर को कहीं और डिलीवर करना था। रेलवे पुलिस ने इसकी जानकारी जो है पुलिस को दी और उसके बाद दोनों ही पुलिस ने मिलकर इन सब चीजों पर ध्यान दिया और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले 2 शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर और बात करेंगे कटिहार की। कटिहार रेलवे स्टेशन पर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से 226 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए। छापेमारी के दौरान फरार हुए ऑक्सीजन सिलेंडर के रखवाले बिना चालान सिलेंडर देने वाले 2 पार्सल क्लर्क को सस्पेंड किया गया है। और एक शख्स ने अपनी लाखों की लग्जरी गाड़ी को एम्बुलेंस बना दिया है। खबर गुजरात के जामनगर की है, जहां एम्बुलेंस की परेशानी को देखते हुए उस शख्स ने अपनी लैंड रोवर गाड़ी को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। एम्बुलेंस की थी कमी तो अपनी कार दी। लाखों की लैंड रोवर को बना दिया एम्बुलेंस।
बचानी है जान तो सारे शौक कुर्बान। कोरोना के इस कहर में पूरे जामनगर में अस्पताल और जो खानगी जो क्लिनिक है वो भी भरे हुए हैं, मरीजों से उभरे हुए हैं और 108 और एम्बुलेंस भी नहीं मिल रहे। कहते हैं ना कि संकट के समय ही व्यक्तित्व की पहचान होती है। कोरोना ने अंधेर मचा रखा है, परेशानियों से पूरा देश जूझ रहा है और इन परेशानियों के बीच ही इंसानियत निखर रही है। ने 50 बेड का कोविड सेंटर खोला है, उसके लिए उसमें एम्बुलेंस नहीं थी, उसमें मैंने एम्बुलेंस दी है। उसको जब तक कोविड सेंटर चालू रहेगा जब तक मैं उसमें रखूँगा गाड़ी। इस शख्स का नाम भरत कंसागरा है, जो गुजरात के जामनगर में रहते हैं। इन्होंने अपनी लाखों रुपए की लैंड रोवर कार को एम्बुलेंस में बदल दिया ताकि कोरोना मरीजों को एक समाज सेवी संगठन की ओर से चलाए जा रहे वैकल्पिक अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। कोरोना से खुद को बचाने के लिए सुनिए इन्होंने क्या किया। कोरोना में संजीवनी समान वैक्सीन है, मैंने भी वैक्सीन ली है। भरत कंसागरा ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं और अब ये लोगों से कोरोना वैक्सीन लेने की अपील भी कर रहे हैं। आप भी यह वैक्सीन ले और सुरक्षित हो जाइए। एक रिश्तेदार को अस्पताल ले जाने में हुई दिक्कत के बाद भरत भाई ने अपनी लैंड रोवर को एम्बुलेंस में बदलने की सोची और उसे अमली जामा पहना दिया और एक बार फिर साबित कर दिया कि इंसान को मार सकता है कोरोना, इंसानियत को नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फारबिसगंज से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक बेटी ने 4 दिनों के भीतर अपने मां बाप को कोरोना के कारण खो दिया। गरीबी के कारण किसी ने उसकी मदद नहीं की और आखिरकार उसे खुद ही पीपीई किट पहनकर अंतिम संस्कार करना पड़ा। और अब इस खबर के मायने आपको समझाते हैं। 4 दिन के अंदर और लंबे समय बाद जमानत पर जेल से बाहर आए लालू यादव की अपील का असर दिखने लगा है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप आज पीएमसीएच का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां उन्होंने कोरोना पीड़ित मरीजों के परिजनों से बात भी की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। राजद सुप्रीमो लालू यादव के निर्देश के बाद तेज प्रताप एक्शन में आ गए हैं। तेज प्रताप ने आज पटना के पीएमसीएच अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने कोरोना पेशेंट के परिजनों से हालचाल पूछा और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। उन्होंने कहा कि पीएमसीएच की स्थिति बहुत ही खराब है। अव्यवस्था और लापरवाही के कारण पेशेंट मर रहे हैं और उनके परिजनों को शव तक नहीं दिया जा रहा है। राज्य के अस्पतालों में बदइंतजामी का आरोप लगाते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर लापरवाही और फेल होने का आरोप लगाया। पीएमसीएच की स्थिति तो शुरू से खराब है। अब जैसे मान लीजिए मरीज आए, उनके कोई फादर हैं डेथ कर गए हैं, शरीर रखा हुआ अंदर में दे नहीं रहा, तो पूरे तरीके से कोरोना का संक्रमण जो दिन पर दिन जो बढ़ता चला जा रहा है और सरकार की नाकामियाँ की वजह से ये चीज़ हो रहा है। पूरे तरीके से ना ऑक्सीजन कहीं मिल पा रहा है, जिसका फर्जी रहता है उसको ऑक्सीजन मिल जाता है, जो गरीब गुरबा है वो ऑक्सीजन कहाँ से लाए, वो कहाँ से बेड लाए। तो पूरी तरीके से जो स्थिति है खराब है, बदतर स्थिति है। इससे पहले तेज प्रताप ने रविवार की देर शाम गर्दनीबाग अस्पताल का निरीक्षण किया था।
दरअसल रविवार को लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी। इस मीटिंग में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपने अपने क्षेत्र में लोगों की हर संभव मदद करने की अपील की थी। लालू यादव ने कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल का हर कार्यकर्ता और विधायक कोरोना महामारी के बीच जनता के बीच रहकर उनकी मदद करे। हालांकि इस दौरान लालू यादव का ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा था और वो मात्र 3 मिनट ही पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर पाए थे। लालू के इस आह्वान के बाद पार्टी कार्यकर्ता और नेता एक्शन मोड में आ गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।